हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे है सभी बालकों? कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 3। पांचवा चैप्टर 11 साइंस बायो में, और उसका तीसरा वीडियो या तीसरा पार्ट हम बनाने जा रहे थे। लास्ट वीडियो में आपको याद है तो हमने रूट के बारे में पढ़ा था, जड़ के बारे में पढ़ा था कि जड़ है वो किस प्रकार से काम करती है, जड़ के क्या रूपांतरण है, ये पढ़ा था हमने। पहले वीडियो में सामान्य फीचर्स पढ़े थे। आज हम उससे आगे, जड़ से आगे की बात करें तो कहाँ निकल कर आएंगे? तने की बात करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो किस पर आधारित होगा? वो तने पर, तना। इसका दूसरा नाम हम स्तंभ भी कहेंगे, इसे स्टेम कहते हैं। स्टीम बोल सकते हो या स्टेम, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। हम तने की बात करेंगे। तना क्या है? यदि हम प्लांट के सेंस में देखें तो यही भाग तो तना है, ये तो अंडरग्राउंड पोर्शन, ये तो क्या हो गई? जड़ें, और ये ऊपर हो गई शाखाएं और पत्तियां। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है यही स्टेम है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जड़ और पत्तियों और जड़ और शाखाओं के बीच का भाग जो ठोस होता है, जो बेलनाकार होता है, उसे हम तना कहते हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है। कहाँ से निकलता है तना? मूलांकुर से तो मूल निकलती है, तो प्रांकुर से निकलेगा। तो क्या डेफिनेशन होगी? प्रांकुर से निकलने वाला पादप का, वो हवा में रहता है तो वायवीय भाग कह सकते हैं ना। यही यहाँ पर है ना, मूलांकुर लिख देंगे और भूमिगत लिख देंगे तो परिभाषा जड़ की बन जाएगी। प्रांकुर से निकलने वाला पादप का वायवीय भाग तना कहलाता है। क्या चेंज करना है? प्रांकुर की जगह मूलांकुर कर देंगे, वायवीय की जगह भूमिगत कर देंगे तो फिर परिभाषा जड़ की बन जाएगी। तो मूलांकुर से निकलता है, जमीन के अंदर भूमिगत अंडरग्राउंड जाता है, उसे हम जड़ कहेंगे। प्रांकुर से निकलता है और बाहर की ओर जाता है, ऊपर हवा की ओर, उसे क्या कहेंगे? उस वायवीय भाग को हम तना कहते हैं। तो तना की डेफिनेशन तो हमारे पास में हो गई। तना किन किन चीज़ों को धारण करता है? जड़ है, पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, शाखाएं, ये सारी चीज़ तने के ऊपर होती हैं। तो क्या लक्षण लिखना समझे ऊँची ज़रूरी है कि तने के क्या लक्षण हैं? कौन से ऐसे लक्षण हैं जो तने को जड़ से अलग करते हैं कि जड़ में नहीं होते, और तने में क्या डिफरेंस है? तो हम उन्हीं डिफरेंस की बात करेंगे। देखो, तना हमेशा वायु में ऊपर की ओर जाता है, प्रकाश की ओर जाता है, तो इसे धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहेंगे। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहा जाएगा इसको। और ग्रेविटी के खिलाफ जाता है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और जल तो नीचे रहता है, ये जल से सामने जाता है तो क्या कहेंगे? ऋणात्मक जलानुवर्ती भी कह सकते हैं। ये तो हो गई इसके फैक्टर वो कि वो किसकी ओर जा रहा है। धनात्मक पॉजिटिव प्रकाशानुवर्ती का मतलब क्या है? प्रकाश की ओर जा रहा है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो ऊपर रहता है, तना प्रकाश की ओर जा रहा है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती कहेंगे। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ग्रेविटी कहाँ लगती है? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, और ये ऊपर जा रहा है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी उल्टा जा रहा है। जल नीचे होता है, ये जल के तो उल्टा जा रहा है, तो ऋणात्मक जलानुवर्ती। ये तो बात हो गई हमारे इसके कि ये कैसा है। अब रंग की बात करें दूसरे लक्षण में, तो तरुण तना, यानी जब तना कच्चा होता है, प्लांट छोटा होता है, तब तो हरा होगा, और जब परिपक्व हो जाएगा तो फिर भूरे रंग का नजर आता है। परिपक्व तना कैसा नजर आएगा? लगभग भूरे का, और बहुत सारे प्लांट में तो काला नजर आएगा। जैसे खेजड़ी है, उसमें काला भी होता है, भूरा भी है। कीकर में, जिसको बबुल कह सकते हैं, तने में अलग अलग रंग हो सकते हैं। और जो लक्षण है वो पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। पर्व संधियां पाई जाती हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं। कैसे? जड़ों में है ना ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये जॉइंट्स जड़ों में नहीं होती, याद रखना। तने में ऐसे जॉइंट होते हैं। इन्हीं जॉइंट्स को क्या कहते हैं? पर्व और पर्व संधियां कहते हैं। दो पर्वों के बीच का भाग पर्व संधि कहलाता है।
ये पर्व, ये भी पर्व, ये पर्व संधियाँ इस प्रकार से। खैर वो बाद की बात है, उसको भी अपन पढ़ते हैं, पर्व संधियों की भी बात। इंटरनोड और नोड की हम बात करें, पर्व संधियाँ पाई जाती हैं शाखाएं, कलिकाएं, फल, फूल, पत्तियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, नीचे से शो तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। प्लांट की जो शाखा है, कलिकाएं हैं, फल हैं, फूल हैं और पत्तियाँ, ये सारी तने पर पाई जाती हैं। तो ये तने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण हो गया कि ये सारी चीज़ें तने के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये कुछ मेन लक्षण हैं तने के, उनको अच्छे से नोट करना है, समझना भी है। तो तने के लक्षणों की यदि बात करें तो ये तने के लक्षण हैं। पर्व और पर्व संधियाँ तने पर पाई जाती हैं। और तने की हम आकृति की बात करें, शेप की बात करें, तो तने की आकृति कई प्रकार की हो सकती है। मोस्टली जो तने होते हैं वो बेलनाकार ही होते हैं। तने हमेशा इसी प्रकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं। कईयों में आपको त्रिकोणाकार मिलेंगे, त्रिकोणीय मिलेंगे, कुछ में चतुष्कोणीय मिलते हैं। चतुष्कोणीय का मतलब तना आपको इस रेंज में मिलेगा, ऐसे चार, ऐसे है ना। ये तो क्या हो गया, बेलनाकार हो गया, लेकिन ऐसे वर्गाकार कंडीशन में आपको तना मिलेगा। ऐसी कंडीशन में वर्गाकार तना मिलेगा आपको। तो इसको आप इस प्रकार से भी तो समझ सकते हो ना, इस प्रकार का वर्गाकार, यानी जिसमें चार कोण नज़र आते हैं, चतुष्कोणीय। जैसे कि तुलसी में आपको ऐसा मिलेगा। तुलसी का पेड़ है, उसका जो तना है वो एकदम राउंड शेप में ऐसे नहीं होता। वो कैसा होता है, वो ऐसे चार कोण वाला होता है। कुछ में त्रिकोणीय है, बेलनाकार, लगभग में बेलनाकार ही होता है। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ आपको याद रखनी है। फिर कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। पढ़ेंगे अब तने के स्वरूप, टाइप कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। तने के स्वरूप यानी फॉर्म ऑफ स्टेम। तने के स्वरूप, प्रकार कह दो चाहिए, दो प्रकार का होगा मोस्टली। तो एक प्रकार का तना होगा ऊर्ध्व तना, और दूसरा जो तना होता है उसको हम कह सकते हैं दुर्बल। ऊर्ध्व तना और दुर्बल तना, दो प्रकार के तने होते हैं। ऊर्ध्व तना हमेशा सीधा खड़ा रहता है, और ये जमीन पर लेटने वाले या फैलने वाले कह सकते हैं। जमीन पर लेटने वाले या जमीन पर फैलने वाले। क्या आपको पता है, जैसे कि खिजड़ी का तना है, पीपल का है, बरगद का है, मूंग का है, मोठ का तना है, बाजरे का तना है, ये तने जमीन के ऊपर सीधे बिल्कुल इरेक्ट अवस्था में खड़े रहते हैं। इन्हें ऊर्ध्व तना कहा जाता है। सारे तने तो नहीं रहते, जैसे कि मतीरे की बेल, ककड़ी की बेल, और बहुत सारी बेलें हैं जो सुंदरता के लिए लगाई जाती हैं, जैसे कि बिगन बेल है, बोगनविलिया जिसको कहते हैं। तो सारी तने हैं वो ज़मीन पर लेट कर नहीं रहते, सारे खड़े नहीं रहते। लेकिन जो तने ज़मीन पर सीधे खड़े रहते हैं उन्हें ऊर्ध्व तना कहा जाता है। और जो तने सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऊर्जा की कमी के जो भी है वो बाद की बात है, जाइलम की कंडीशन होती है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो जाइलम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, इसके कारण तना खड़ा नहीं रहता, तना पड़ा रहता है, उसे दुर्बल तना कहते हैं। तो जो खड़ा तना रहता है उसको हम और आगे फर्दर भागों में डिवाइड करें, जो ऊर्ध्व तना है, तो जो ऊर्ध्व तना है उसे देखो बेटा हम क्या कह सकते हैं, पहला तो शाक कह सकते हैं, दूसरा हम उसको काष्ठीय कह सकते हैं, वुडी। तो
शाकीय का मतलब तो हो गया हर्बेसियस, या सिर्फ आप शॉर्ट में हर्ब कह सकते हो। और काष्ठीय का मतलब वुडी, जिससे लकड़ी प्राप्त होती है। ये भी दो प्रकार का होगा, एक इसमें सरब होता है और दूसरा होता है ट्री। सरब का मतलब होता है क्षूप, और इसका मतलब सबको पता है वृक्ष। शाकीय तने, ऐसे तने जिनसे सब्जियां बनती हैं, साग हर्बेसियस वाले, उनकी बात की जा रही है। वो छोटे आकार के होते हैं, जैसे कि शाकीय तनों की यदि हम बात करें, जैसे कि मोठ छोटा होता है, मटर छोटा होता है, ये प्लांट शाकीय हैं, यानी छोटे होंगे लेकिन लकड़ी नहीं मिलेगी। तो इसका एक नाम हम अकाष्ठीय भी कह सकते हैं बेटा। काष्ठीय ऐसे तने जिसे लकड़ी मिलती है, जैसे कि खेजड़ी से लकड़ी मिलती है, उसके तने से लकड़ी काम में लेते हैं हम। पीपल को काट कर काम में ले सकते हैं, बरगद को काम में ले सकते हैं, नीम है, पीपल है, इनसे लकड़ी मिलती है, इसके तने से लकड़ी मिलती है, वो काष्ठीय तना हो गया। जिसके तने से लकड़ी नहीं मिलती उसको जला नहीं सकते। जैसे कि मोठ में कौन सी लकड़ी मिलती है, मूंग से कौन सी लकड़ी प्राप्त कर सकते हो, कौन सा फर्नीचर खिड़की दरवाजे बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। उसी के आधार पर नाम अकाष्ठीय पड़ा। जैसे कि मोठ और मटर हैं छोटे प्लांट जिनसे लकड़ी मिलती है, वो जैसे कि क्षूप। क्षूप में आपको एक मैं चीज़ बता दूं, हमेशा से याद रखना, प्लांट के 3 लेवल होते हैं बेटा। सबसे छोटे शाकीय, शाक, क्षूप और वृक्ष। तो ये एक लेंथ है इनकी, शाक, क्षूप और वृक्ष। ये सबसे छोटे, जैसे कि इतने बड़े मान लो, और ये इनसे थोड़े बड़े मान लो, और ये तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो सबसे छोटा प्लांट, फिर बड़ा प्लांट, और फिर बहुत बड़े प्लांट। यदि ये नहीं समझ पा रहे हो तो इतना देखो, मूंग और मोठ की हाइट के जितने प्लांट है वो शाक हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, हर्ब कहेंगे। और उससे बड़े जैसे कि आकड़ा, केलोट्रोपिस है, खीपड़ा है, आकड़ा है, या कनेर है, जिसकी हाइट इतने से ज़्यादा नहीं जाती, इतने से तो ज़्यादा होगी लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगी, खेजड़ी जितनी भी नहीं होगी। यानी मूंग, मोठ और खेजड़ी के बीच का कोई प्लांट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्षूप यानी सर्ब कहेंगे। और फिर सबसे बड़े जो ऊंचाई में जाते हैं उन्हें हम ट्री कहते हैं। तो इनसे आंकड़े से केलोट्रोपस है, इनसे कोला गया, तो इनसे तो हमें लकड़ी प्राप्त हो सकती है। तो सर्ब का मतलब क्या है, जैसे कि आक है, जैसे कि झाड़ियाँ हैं ना, इनको झाड़ी ही कहा जाता है वैसे। आक है, झाड़ी है, कनेर है, छोटे प्लांट। और ट्री में आते हैं सारे बड़े प्लांट, जैसे कि पीपल, जैसे कि बरगद, ऐसे बड़े बड़े प्लांट हैं, खेजड़ी वगैरह ऐसे। फिर कोला गया। तो पीपल है, बरगद है, खेजड़ी है, आम है, नीम है, ये सारे बड़े प्लांट है जो काष्ठीय हैं, जिनसे लकड़ी मिलती है। तो ऊर्ध्व तना, अच्छा, इसके सबके तने क्या रहते हैं बेटे, खड़े रहते हैं। ये बात आपको नोट करनी है। तो ऊर्ध्व तनों के कुछ एग्जाम्पल ये रहे। फिर हम दुर्बल तनों की बात करेंगे, पहले ये नोट कर लो। अब दुर्बल तने के बारे में पढ़ते हैं। चलो अब इसको देखो, दुर्बल तना। दुर्बल तना बेटा मैंने बताया आपको, ज़मीन पर सीधा खड़ा नहीं रह सकता। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होगा इसमें विसर्पी, दूसरा होगा तलसर्पी, और तीसरा होगा आरोही। विसर्पी में दूब आती है, जिसे आप द्रोव कहते हो, उसका बोटनिकल नाम साइनोडोन है, डेक्टिलॉन, जिसे आप द्रोव कहते हो, जो किसी मांगलिक कार्य के अंदर आप पूजा की थाली के अंदर रखते हो ना, तो पानी के छींटे लगाने के लिए जो द्रोव आप काम में लेते हो, दूब जिसे कहते हैं, वो विसर्पी तना है। यानी ज़मीन के ऊपर ऐसे लेट के रहेगा तना। कहीं आप किसी इलाके में थोड़ी सी दूब लगा दीजिए, द्रोव लगा दीजिए, 2 महीने बाद देखो पूरे इलाके को कवर कर लेती है। ऐसे फैलने वाले तने को विसर्पी कहते हैं। और तना ज़मीन के ऊपर फैलेगा लेकिन दूसरे प्लांट नहीं बनाएगा। जैसे मतीरे की बेल है, ककड़ी की बेल है, वो ज़मीन के ऊपर फैलती तो है लेकिन वो ज़मीन में जगह जगह जड़ नहीं निकलती उसमें। इस तने में ज़मीन में जगह जगह जड़ निकल जाती है। जैसे कि यहाँ से एक तना यहाँ आया, फिर यहाँ जड़ आ गई, फिर यहाँ से, इस प्रकार से तो बढ़ेगा और हर जगह जड़ें निकलती जाएंगी।
लेकिन तल सर्पी में इस प्रकार से जाएगा, लेकिन जड़ें नहीं निकलेंगी जैसे कि मतीरे में होती हैं बेटा। तो विसर्पी तना है, ज़मीन पर लेटता है लेकिन जड़ें भी निकल जाती हैं। तल सर्पी ज़मीन पर लेटता है लेकिन जड़ें नहीं निकलती। आरोही तना होता तो कमज़ोर है, दुर्बल तना है, बहुत दुर्बल होता है, बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन सहारे से ऊपर चढ़ जाता है, सहारे से ऊपर की ओर। ये तना क्या करेगा बेटा, जैसे कि आपने कोई लकड़ी बांध रखी है, कोई दूसरा पेड़ है, तो उस पेड़ के चारों ओर लिपट कर ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऐसे तने जो दुर्बल होते हैं लेकिन किसी दूसरे पेड़ के सहारे से वो लिपट कर ऊपर की ओर चले जाते हैं, जैसे कि कुछ बेल होती हैं घरों में, सुंदरता वाली बेल लगाते हैं, तो वे आरोही तने कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, बिगन बेल। बिगन बेल समझते हो क्या होती है बेटा? बिगन बेल वो होते हैं जिसके लाल लाल फूल लगते हैं, वो लाल लाल उसकी पत्तियां होती हैं। बोगनविलिया जिसमें कांटे भी होते हैं, बिगन बेल कहते हैं उसको। वो बिगन बेल किसका एग्जाम्पल है? वो आरोही तने का एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गया तना। अब हम पढ़ेंगे तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण 3 प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट वायवीय, सेकंड अवायवीय। वायवीय रूपांतरण, अवायवीय और तीसरा होगा अंडरग्राउंड, भूमिगत। 3 प्रकार के रूपांतरणों की हम बात कर रहे हैं। वायवीय रूपांतरण में तना है वो वायु के अंदर अपने आप को बदल लेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं नागफनी का, जैसे कि बबूल। तो इसमें जो कांटे हैं ना, वो कांटे तना ही है, भोजन के लिए बदल गया। तो नागफनी का तना किस में बदल गया बेटा? हरा ही रहता है। नागफनी का, ओपेनसिया का जो तना है वो हमेशा हरा रहता है, तो तने ने अपने आप को बदल लिया भोजन के लिए। बबूल के जो कांटे होते हैं वो भी हरे होते हैं, उन्होंने भी अपने तने का ही तो वो रूप है, तने का बदलाव है। तो तने के वायवीय भाग में रूपांतरण इन 2-4 प्लांट्स में होता है। अवायवीय नहीं है, यहाँ पर अर्धवायवीय नाम लिखना है अपने को। यानी आधा तो वायु में रहेगा और आधा कहाँ रहेगा? जमीन के अंदर। कोई तना ऐसा जो आधा जमीन में आधा बाहर रहेगा। जैसे कि उसके एग्जाम्पल में घास ले सकते हैं, पुदीना है, स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी का एक प्लांट होता है, जो चॉकलेट आती है ना स्ट्रॉबेरी की, वो प्लांट से निकलती हैं, प्लांट से बनाई जाती हैं उसको स्ट्रॉबेरी। तो उसमें तना आधा ज़मीन के अंदर आधा बाहर रहेगा, रूपांतरण हो जाता है। तो इसको अवायवीय या अर्धवायवीय रूपांतरण कहेंगे। अवायवीय न कहकर इसे कौन से नाम से जानेंगे? अर्धवायवीय। सेमी एरियल, और ये एरियल ट्रांसफॉर्मेशन, सेमी एरियल, और इसको बोलेंगे अंडरग्राउंड। ये सबसे महत्वपूर्ण है। भूमिगत तना है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके रूपांतरण की यदि हम बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट यही है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। तो तीसरा कौन सा रूपांतरण हमें पढ़ना था? भूमिगत। भूमिगत रूपांतरण में 4 प्रकार का हो सकता है। जैसे कि पहला प्रकंद टाइप का, दूसरा कंद, तीसरा घनकंद, और चौथा है सल्ककंद। तने के रूपांतरण 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा है? प्रकंद है, इसे राइजोम कहते हैं। प्रकंद को क्या कहेंगे? राइजोम। तना इस प्रकार से हो जाएगा जिसे प्रकंद कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अदरक। तो अदरक सभी काम में लेते हैं, चाय में अदरक डाल देते हैं तो उसका स्वाद अच्छा बन जाता है। एक्चुअल में जो अदरक है जो हम काम में लेते हैं वो क्या है? वो तना है। कैसा तना है? वो भूमिगत तना है, और उसको क्या कहते हैं? प्रकंद। तो निम्न में से कौन सा प्रकंद है? तो आपको अदरक याद रखना है। एक एग्जाम्पल और भी है, मैं देख रहा हूँ क्या था वो, हल्दी। हल्दी और अदरक दोनों क्या हैं? दोनों तने हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कंद, कंद का मतलब गोलाकार होता है, जैसे कि आलू।
तो आलू की सब्जी सबने खाई है। जो आलू गोल गोल आलू हैं भूरे रंग के, वो क्या हैं? तो प्लांट का कौन सा भाग है? उसे ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, लेकिन वो तना है। यही तो कह रहा ना, भूमिगत तना। कुछ तने अपने शरीर में बदलाव कर लेते हैं और ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, उन्हें भूमिगत तना कहते हैं। तो कंद का क्या एग्जाम्पल है? आलू। सोलेनम ट्यूबरोसम कहते हैं ना आलू को, बोटनिकल नाम सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का बोटनिकल नाम है। आलू क्या है बेटा? एक तना है। कैसा तना? वो ज़मीन के अंदर रहता है। और कैसा है? कंद है। घनकंद की बात करें तो एग्जाम्पल आएगा इसका अरबी, केसर। अरबी और केसर क्या है? ऐसे तने जो घनकंद, घन यानी थोड़ा सा घन के जैसे आकार के बड़े रहेंगे ये। सल्क कंद, इसका नाम पूरा है सल्क कंद। सल्क कहते हैं छिलके को। ऐसा कौन सा तना है जिस पर छिलका आता है? जैसे कि बेटा प्याज, जैसे कि लहसुन। तो प्याज और लहसुन कहाँ से निकालते? ज़मीन के अंदर से। वो पेड़ का तना है। तो प्याज जो हम खाते हैं, लहसुन जो हम खाते हैं, वो कौन सा भाग है? पेड़ का तना है। तो निम्न में से तना कौन सा? सल्क कंद का एग्जाम्पल प्याज और लहसुन। ठीक है, तो ये हो गए तने के भूमिगत रूपांतरण। तना अपने शरीर को किस लिए बदल सकता है। तो ये मोटा मोटी तौर पर बातें थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकंद का उदाहरण, अदरक और हल्दी प्रकंद है, आलू क्या है? कंद है, अरबी और केसर क्या है? घनकंद है, प्याज और लहसुन क्या है? सल्क कंद। और वैसे ये चारों ही भाग क्या है? तने के भूमिगत रूपांतरण है। अंडरग्राउंड तना चला जाता है भोज्य पदार्थों को संग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से आपको ये तैयार करना है, ये याद करना। फिर कॉल आ गया। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करना है। इसके अच्छा, तने के यदि हम कार्य की बात करें, तने के कार्य, तने के क्या क्या कार्य हैं? तो तने का सबसे अच्छा कार्य क्या बेटा? नीचे से जड़ों के द्वारा जो पानी आता है उसको ऊपर पहुंचा दे। पत्तियां भोजन बनाती हैं, उसको जड़ों तक पहुंचा दे। तो भोज्य पदार्थों का और जल का आदान प्रदान करना तने का कार्य है। दूसरा कार्य, पेड़ को मजबूती से खड़ा रखना, उसको ताकत देना किसका काम है? तने का काम है। तो तने के कार्य भी आपको 2-3 लिखने हैं। और लक्षण पहले लिखे थे, प्रकार लिखे थे, उसके रूपांतरण हमने भी पढ़े हैं। इस प्रकार से तने वाला जो पोर्शन है वो हमारा आज पूरा होता है। आप स्टेम को, तने को अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। इसके आगे वाले चैप्टर में हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, बाह्य आकारिकी पढ़ रहे हैं तने की। तो अच्छे से आप इसको पढ़िए, देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।